हम लोग मैथ में कर रहे हैं परसेंटेज की 2 क्लासें हो गई हैं। परसेंटेज की आज ये तीसरी क्लास है। हम लोगों ने दूसरी क्लास में देखा था चुनाव पर आधारित प्रश्न, जिसके हमने हर टाइप को आपको बताया हुआ था। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करिए। संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। पहली 2 क्लासें आपको समझ में आ ही गई होंगी शायद, अगर नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, पहली और दूसरी क्लास का, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है, किसी संख्या के 62% और उसी संख्या के 80% के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 98 के बराबर। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो कितने के बराबर? 198 के बराबर। और आपको बताना क्या है? बताना ये है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताना। इन दोनों के बीच अंतर कितने का? 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं 36%। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? देखो बताया गया था कोई एक संख्या है जिसका 62% और 80% के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 198। तो 62, 8, 70 और 10, 80, इन दोनों के बीच कितने का अंतर? 18%। यानी 18% की वैल्यू आपके सामने कितनी पता है? 198। वो आपको बताना है कितने की वैल्यू? 36% की। तो 36% की वैल्यू बताना है तो क्या कर दो? 198 बटे में 18 गुणे में 36। 18 का 2 से 18 का 2 बार भाग कर दो। 18 दूना कितना? 36। तो 8 दूनी 16 की 6, कैरी बचेगी 1, 9 दूनी 18, 1 19। सही है, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 1 9 2 1 3। यानी उस संख्या के 92 और 56% के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 3 तो 96 होगा। क्योंकि बोला गया था किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का डिफरेंस 198, तो 18% की वैल्यू आपके सामने 198 बताया गया था। और 92 और 56% के बीच का अंतर 36%, यानी 18% की वैल्यू बताई गई, 36% की पूछी गई थी, तो कितना आएगा? 3 तो 96 आएगा प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 3 संख्याएं हैं, देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। बोला क्या गया है? पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, यानी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना कम है? 37% कम। यही तो मतलब है इसका। देखो 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी, जो पहली वाली, वो तीसरी से 30% कम होगी, और जो दूसरी संख्या होगी वो तीसरी संख्या से 37% कम होगी। अब यहाँ पे आप मान लें तीसरी संख्या 100, इसका 30% कम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और 100 से 37 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 63 हो जाएगा। यानी एक संख्या पहली 70, दूसरी 63, और दूसरी 63 और तीसरी कितनी हो गई है? 100 हो गई है। और बताया क्या गया, जो दूसरी संख्या है यानी जो 63 है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो देखो 70 को 63 करना है तो कितना कम है? 7 कम है। और आपको ये कमी प्रतिशत में बताना है, तो कितने प्रतिशत कम है अगर ये जानना है, प्रतिशत में कमी बताना है, तो जितना कम है उतना ऊपर लिखेंगे, 7 कम, और किससे कम है? 70 से कम है, तो 70 लिख लेंगे, और गुणा काहे से कर लेंगे? 100 से कर लेंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 से 7 कम कट जाएगा, तो इसका मतलब है दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो कितने % कम है? 10% कम है। सही है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे तीसरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ, एक छात्र ने एक संख्या को गुणा 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया है, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? आपको इसके त्रुटि का प्रतिशत बताना है कि गलती कितने प्रतिशत की हुई है। एक संख्या थी जिसको गुणा करने के लिए कहा गया था, और गुणा करना था 7/5 से, लेकिन गलती क्या हुई कि उसको 5/7 से गुणा कर दिया गया। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की गलती हुई। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं? बहुत ही आसान है। देखो, गुणा करने के लिए कहा गया था 7/5 से,
अगर वो 7/5 से गुणा कर देता तो उसका उत्तर सही आता। वो उसने किया क्या कि गलती से गुणा कर दिया 5/7 से, तो उसका उत्तर गलत हो गया है। तो आपको बताना है कि उसने कितने प्रतिशत की गलती की है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले कोई एक संख्या होनी चाहिए जिसका आप 7/5 निकाल पाओ आसानी से, और उसका गलती से 5/7 किया गया है। तो आप x मानने से बेहतर है एक ऐसा नंबर मान लो जो 5 और 7 दोनों से कट जाए, जिससे कि हम 7/5 और 5/7 आसानी से निकाल पाएँ। या यूँ समझ लो कि 5 और 7 को गुणा कर देते, 5 से 35, वो नंबर 35 मान लो। या ऐसा नंबर मान लो जो 5 और 7 दोनों से कट रहा हो, तो हमने वो संख्या मान ली 35। इसका मतलब है कि 35 को गुणा करने के लिए कहा गया, 35 में गुणा करने के लिए कहा गया था 7/5 से, लेकिन बच्चे ने गलती क्या की, उसको गुणा कर दिया 5/7 से। तो जाहिर सी बात है उत्तर गलत हो जाएगा। अगर वो सही करता तो 5 से 35, तो उसका आंसर कितना आता, 7×7=49 आता। 5 से 35, 7×7=49 सही उत्तर आता। लेकिन गलत क्या हुआ, 7×5 = 35 और 5×5 = 25, यानी जो उत्तर 49 बताना था उसको गलती से कितना बता दिया, 24 बता दिया। तो कितनी गलती हो गई देखो इसकी, प्रतिशत बताना, देखो 49 बताना था, बता दिया गया 25, यानी 24 का डिफरेंस आएगा दोनों में। 9 में से जाएगा 5 तो बचेगा 4, और फिर यहाँ 4 में से जाएगा 2, इसका मतलब 24। तो जितने % का गैप है, तो जितने का गैप है उसका ऊपर लिखो, 24 की गलती, और कितने पे गलती, 49 पे, सही वाला नीचे लिखो। समझ पा रहे हो? देखो 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गुणा कर दिया 5/7 से। तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका आप 7/5 और 5/7 आसानी से निकाल पाओ। तो हमने वो संख्या 35 मान ली है। 35 से गुणा किया, इसका मतलब सही उत्तर 49 आना था, लेकिन गलत उत्तर 25 आ गया। तो कितना कम आया है, 24 कम आया है। और किससे कम आया, 49 से कम आया। यही इसके गलती का प्रतिशत है। और परसेंटेज में गलती बतानी तो काहे से गुणा करो, 100 से गुणा कर लो। कटेगा ये 24 और 49, 7×7=49 होगा, 24 नहीं कटेगा तो गुणा कर लो। 24 तो हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दोगे 100 में, भाग करे कहे थे 49 से करो भाग। 49 का सीधा सीधा 50 मानो, क्योंकि 49 का पहाड़ा हमको भी नहीं आता है। 50 का पहाड़ा मान लोगे तो 50, और इस वाले को मान लेंगे 240। 50 का डबल होता है 100, 4 गुना कर लो। 9 चौको 36 की 6, कैरी बचेगा 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 196 घटा लोगे आ जाएगा 4, कैरी ले लोगे यहाँ हो जाएगा 3, कैरी लोगे 13 हो जाएगा, 13 में से जाएगा 9 तो बचेगा 4, ये हो जाएगा 440। अब इसको कितनी बार ले चलें, जब 4 बार में दे रहा है 196, तो इसको ले चलो 8 बार, 196 का डबल हो जाएगा ना। 9 8 कितना 72 की 2, और कैरी कितना 7, और 8 चौक 32, और कैरी कितना आया था, नोट 72, कैरी आया था 7 ना, और 8 चौक 32, दोनों को जोड़ दो कितना 7 8 9 और 3। अब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ 14 में से चला जाएगा तो 9, कितना बचेगा 5। अभी यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा दोगे। अब हो गया 580। अब कितनी बार ले चलें, 8 बार ही ले चले हमारे हिसाब से, गलत तो नहीं हुआ है। 8 9 72 की 2, कैरी आएगा 7, 8 चौक कितना 32, और 32 7 कितना 39, 7 8 9, हाँ ठीक है। तो घटा लिया, यहाँ कितना आएगा 8 2 10, यहाँ 5 5 4 9, 9 घटा लेंगे तो हाँ ठीक है। तो अब दशमलव लगेगा ही लगेगा, तभी 0 आएगा। तो 8 बार फिर ले चलते, 8 बार ले जाएंगे तो 3 तो 92, घटा लोगे तो फिर से यहाँ 8, हमको लग रहा 8 बार नहीं, ज़्यादा बार जाएगा, 48 दशमलव कुछ आएगा। कितनी बार जाएगा देख लेते हैं एक बार ज़रा। 3 तो 92 ही तो था, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यहाँ पे गलत कहाँ हुआ देखो, 14 में से चला जाएगा कितना, अच्छा यहाँ 13 था, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा, ठीक। अब घटाओ ज़रा इसमें, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, और फिर यहाँ कितना बच जाएगा 7, 7 में से 9 चला जाए कितना बच जाएगा 6 बचेगा शायद ना। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 48.8। कितने प्रतिशत की गलती हुई है, 48.6789, 48.8% की इसकी गलती हुई। तो इसकी गलती का प्रतिशत 48.8 आएगा।
देखेंगे अगला चौथा नंबर क्वेश्चन जो बिल्कुल तीसरे नंबर की तरह ही है। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 की बजाय 3/5 से कर दिया है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितने प्रतिशत की है ये बताना है। संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था कि आप इसको गुणा कर दीजिए 5/3 से तो सही उत्तर आएगा, लेकिन उसने गलती क्या की, उसने गुणा कर दिया 3/5 से। एक ऐसा नंबर लाना है जो 5 और 3 दोनों से कटे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाए। क्योंकि ऐसा नंबर लेना जिसका 5/3 और 3/5 आसानी से हो जाए, इसका मतलब वो संख्या 3 और 5 दोनों से कट रहा हो। तो हमने वो संख्या 15 ले ली, जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन किया था। 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, इसका मतलब सही उत्तर आना था कितना, 25। गलती से हुआ क्या कि आपने उत्तर जब 3/5 किया तो हो गया उत्तर इसका कितना, 9। तो आपने सही उत्तर 25 बताना था, लेकिन आपने गलती से बता दिया 9। तो आपने कितना कम बताया है, 16 9 25 होता है, तो कितना कम बताया, 16 कम बताया। आपको प्रतिशत में बताना है कितना कम बताया, 16 कम बताया, किससे कम बताया, 25 से कम बताया, और 100 से गुणा कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 16 चौको 64। इसका मतलब है कि प्रश्न में कितने प्रतिशत की गलती हुई है, तो 64% की गलती हुई है। सही है, इसका सही उत्तर आएगा 64%। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 5 नंबर। ये अगली टाइप का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिएगा। 2 सर्कल बनाइएगा क्रॉस करके। इसमें से जो पहला वाला सर्कल है ये मैथ के लिए, और ये दूसरा वाला जो है ये इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए है, और जो बीच में है बोथ के लिए। आपके सामने लिखा क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% इंग्लिश में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बीच में आप सबसे पहले 50% विद्यार्थी जो दोनों में उत्तीर्ण है वो लिख लो, ठीक है। बीच में जो लिखा हुआ 50% लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, छोटा बहुत ज़्यादा है, बड़ा सा बना दें। ये बोथ के लिए, ठीक है। 50% विद्यार्थी क्या करना है, 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बीच में लिख देते हैं 50%। 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो 60% विद्यार्थी में से आप देखेंगे 50% पहले से गणित में उपस्थित हो गए, तो घटा दो 50, तो कितना और लिख दो, यहाँ 10% लिख दो। देखो, मैथ वाले सर्कल में 60% होना चाहिए था और इंग्लिश वाले सर्कल में 70% होना चाहिए था। 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ, तो जो दोनों में कॉमन जा रहा है वो 50% आप बीच में पहले लिख दो। याद ये रखना है कि अगर आप बीच में उत्तीर्ण वाले बच्चों का परसेंटेज रखे हैं तो इधर भी मैथ में उत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज और इधर इंग्लिश में उत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज रखेंगे। अगर आप बीच में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज रखा है तो इधर अंग्रेजी में, तो इधर मैथ में अनुत्तीर्ण और इधर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज रखेंगे। 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण लिखा है, तो और गणित में 60% उत्तीर्ण करना है, तो 50% पहले से, तो 60 से 50 घटा के यहाँ 10 लिख देंगे। इंग्लिश में 70% बच्चा उत्तीर्ण हुआ है, तो 70 में से 50 पहले से उपस्थित है, तो 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 20% बच्चा है जो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण है, लेकिन इंग्लिश में 70% उत्तीर्ण है। 50 ये 20 ये। केवल मैथ में 10% है, लेकिन मैथ में 50 10 60 है, तो 50 ये हो गया, 60 70 80, यानी 80% बच्चा क्या है, उत्तीर्ण हुआ है। हमसे यही पूछा गया था कि टोटल कितना % बच्चा उत्तीर्ण हुआ है, तो 80% बच्चा क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है।
उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। देखो ये क्वेश्चन उसी तरह है, बस थोड़ी चीजें चेंज हैं, समझेंगे कैसे होगा। एक मैथ का फिगर बनाना है और एक साइंस का। और एक बोथ। देखो बताया गया है आपको सबसे पहले कि 60% लड़के विज्ञान में और 65% लड़के गणित में 60% और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन अब की बार आपको बीच में जो पता है वो अनुत्तीर्ण है। दोनों विषयों में 30% बच्चे आपने जो लिखे अनुत्तीर्ण है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि हमने बीच में कौन सा परसेंटेज रखा है। जो 30% रखा हुआ है ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज है। अब आप देखेंगे कि गणित में 60% बच्चा उत्तीर्ण है, गणित और विज्ञान में 65% उत्तीर्ण है। यदि गणित में 60% बच्चा उत्तीर्ण है तो फेल कितना परसेंट, 40%। तो 40% यहाँ लिखेंगे। 40% क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमने 30% ये बीच में लिखा हुआ है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज है। यदि 60% बच्चा गणित में उत्तीर्ण हुआ है तो 40% बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ होगा, और इसमें से 30 पहले से, तो इसका मतलब 10 और कर देते हैं, ये वाला 30 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। साइंस में देखेंगे 65% बच्चा उत्तीर्ण हुआ है तो इसका मतलब फेल कितना हुआ होगा, 35% बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ, जिसमें से 30 हमने पहले ही लिख दिया इस सर्किल में, तो कितना और लिखना पड़ेगा, 5 और लिखना पड़ेगा, तो 5% यहाँ लिख देते हैं। अब अगर इन परसेंटेज को आपस में जोड़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों विषयों में कितना % बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है, क्योंकि हमने जो भरा हुआ है इसमें सब ये अनुत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज है। तो 30, 10, 40, 5, 45, इसका मतलब है कि जो 45% बच्चा है ये क्या है जानते हो, ये अनुत्तीर्ण है। और अगर 45% बच्चा अनुत्तीर्ण है तो इसका मतलब 100 से 45 घटा दो, इसका मतलब उत्तीर्ण कितना है, उत्तीर्ण तुमको मिल जाएगा कितना, 55%। यही तो मिलेगा। इसका मतलब है 55% बच्चा उत्तीर्ण है, और आपको बताना है उत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज, जबकि कुल बच्चों की संख्या है 600। तो आप क्या करिए, लिखिए 600 और 600 का 55% निकाल दीजिए, क्योंकि हमको उत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज नहीं उनकी संख्या जाननी है। तो 55% बच्चा उत्तीर्ण है 600 में से, तो 600 का 55% निकालोगे, 00 से 00 काट दोगे और गुणा कर दोगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, इसका मतलब है 330। कितना, 330 बच्चा क्या है, उत्तीर्ण है। अगर आपको उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना हो तो 55% बताइए, और उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बतानी है तो 330 बताइए। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, यानी पासिंग मार्क क्या है, कितने नंबर आ जाएं कि बच्चा पास हो जाए, ये बताना है आपको। इसका एक बार पहले हम लोग डिटेल से पूरा समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी अगर लगाना चाहें तो किस तरीके से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप ये पता करें कि जिस परीक्षा में बच्चा बैठा हुआ है इसका पूर्णांक क्या है। ठीक है, पूर्णांक बराबर लिख लेंगे अंकों का योग, अंकों का योग, और बटे में लिख लो प्रतिशत का अंतर, और गुणे में कितना, 100। अच्छा, अब एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, जो हमने पूर्णांक का फार्मूला लिखा है इसको आप देखेंगे यहाँ पे अंकों का योग लिखा है, बटे में प्रतिशत का अंतर लिखा है, गुणे 100 किया है। तो इस हिसाब से तो आपको क्या करना होगा, अंकों को जोड़ना होगा। एक लड़का है, देखो कितना नंबर पा रहा है, 32% नंबर पा रहा है, और कितने अंक से फेल है, 6 अंक से फेल है। दोबारा यदि वो 36% नंबर पा जाए तो 2 अंक ज़्यादा पा जाएगा। तो अंकों को जोड़ोगे तो ये 2 और ये वाला 6 मिला कितना हो जाएगा, 6 2 8, परसेंटेज घटा दोगे तो 32 और 36 के बीच का अंतर कितने का, 4 का, और गुणा कर लेंगे 100। तो पूर्णांक आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा, 4 से काट दे इसको, 25, 25 चौको 100 होता है, तो 25 अट्ठे 200 होगा।
तो पूर्णांक तो आपके सामने आ गया 200। इसका मतलब है कि जो परीक्षा हो रही थी वो कितने नंबर की हो रही थी? 200 नंबर की। लेकिन याद ये रखना है कि हमेशा पूर्णांक के लिए हमेशा अंकों का योग ही नहीं करना होगा। नीचे तो हमेशा परसेंटेज का अंतर ही रहेगा, 100 से गुणा भी करना होगा, लेकिन ये अंकों का योग की जगह कभी कभी अंकों का अंतर हो जाएगा। अंकों का अंतर कब होगा और अंकों का योग कब होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। देखो, यदि लड़का एक फेल हो रहा है और एक बार पास हो रहा है, ठीक है, अगर दो बच्चे हैं, एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, जैसे देखो ये पहली बार जो 32% अंक प्राप्त करता वो 6 अंकों से फेल हो जाता है। दोबारा जब वो 36% अंक पाता है तो न्यूनतम अंक से 2 अंक ज़्यादा पा जाता है, यानी पासिंग मार्क से 2 नंबर ज़्यादा पा जाता है, तो पास हो जाता है। जब एक बार फेल एक बार पास होगा तो अंकों का योग लिखना है, ठीक है। और यदि दोनों बार फेल हो जाए या दोनों बार पास हो जाए तो अंकों का अंतर लिखना है। अंतर तब करना है जब दोनों बार फेल हो या दोनों बार पास हो। यदि एक बार फेल और एक बार पास हुआ है तो अंकों को जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे प्रतिशत का अंतर रहेगा और 100 से गुणा कर देंगे। तो पूर्णांक आ गया 200। इसका मतलब है 200 नंबर का एग्जाम था। अगर आपको बताना है कि पास होने के लिए कितने अंक लाने जरूरी है जिससे कि बच्चा पास हो जाए, तो 200 नंबर का एग्जाम है। देखो, 200 नंबर का एग्जाम में से जब पहली बार बच्चे ने क्या किया, 200 में से उसने 32% अंक प्राप्त कर लिए, तो 32% नंबर ले लो इसके। 00 से 00 काट दोगे, हो जाएगा कितना? 64। 2 दूना 4, 3 दूनी 6। 64 नंबर जिस बार बच्चे ने पाया था उस बार वो 6 अंकों से फेल था। इसका मतलब इसको 6 नंबर और दे दो तो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए कितने नंबर लाने? 70 नंबर जरूरी है। तो अगर पहले वाले तरीके से करें, जब बच्चे ने 32% नंबर प्राप्त किए थे तो 200 का 32% निकाला, यानी बच्चे ने 64 अंक प्राप्त करने के बाद बच्चा फेल था, और फेल कितने अंक थे? 6 अंक थे, तो इसको 6 नंबर और दे दिए तो बच्चा पास हो गया। यानी पास होने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी? 70 नंबर लाने जरूरी है। अगर आप दूसरी वाली कंडीशन देखें, जब दोबारा बच्चे ने 200 में से कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए? 36% प्राप्त किए, तो इसका जब 36% निकालोगे तो 00 से 00 कट जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 की 2, कैरी 1, 3 दूनी 6, 7। जब इसने 72 अंक प्राप्त, यानी जब 36% इसने अंक प्राप्त किए तो इसके नंबर 72 थे, जो पासिंग मार्क से 2 ज़्यादा थे, जिससे 2 घटा दो। इसका मतलब है पास होने के लिए 70 अंक चाहिए थे। तो चाहे आप 32% निकाल के 6 जोड़ दें, चाहे आप 36% निकाल के 2 घटा दें, आपके सामने प्राप्तांक आ जाएगा कितना? 70। इसका मतलब जो बच्चा 200 में से 70 नंबर पाएगा वो बच्चा पास माना जाएगा। अगर इसी जगह पास होने का प्रतिशत पूछ लिया होता तो प्राप्तांक लिखते 70 ना, जो पासिंग मार्क है वो कितना है? 70 नंबर है। कितने में से? 200 में से। तो 70/200 गुणे 100 कर देते तो ये पता चल जाता कि पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है। पूर्णांक पूछे तो 200, पासिंग मार्क में नंबर पूछे कि कितने नंबर आने पे बच्चा पास माना जाएगा, तो 70 नंबर पाने पे पास माना जाएगा। और अगर ये पूछ लेता कि पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तब आपको बताना होता 70 नंबर लाने जरूरी, कितने में से? 200 में से। और परसेंटेज अगर पूछा होता 100 से कर लेते गुणा, और 00 से 00 काट देते, 2 से काट देते 35। इसका मतलब है कि 200 का पूर्णांक था, 70 नंबर जो बच्चा लाएगा वो पास माना जाएगा, और पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 35% है, ठीक है। अगर इसको तरीके से इतना बड़ा लगाना है तो आप एक बार पहले पूर्णांक निकालें, फिर पास होने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी वो निकालें, फिर पासिंग मार्क का परसेंटेज क्या है वो बता दें। अगर आपसे पूछा गया था कि पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते थे? इसका दूसरा तरीका ये था जिससे कि आपको ये सब नहीं करना होता, बहुत आसानी से आंसर बता देते। वो क्या था? देखो, हमने क्या किया था? देखो, अंकों को जोड़ लिया था। अंक कितने आए थे? 6, 2, 8, यानी 8 अंक आए थे। ये जो 8 अंक हैं, और दोनों परसेंटेज घटाए थे तो कितना आया था? 4%। यानी 4% की वैल्यू कितने अंक को दर्शाता है? 8 अंक को दर्शाता है। यही तो किया था। देखो, अंकों का परसेंटेज का अंतर, अंकों का योग। 4% का मतलब है 8 अंक, और पहली बार बच्चे ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए थे? 32%। तो इसका मतलब 32% अंक पाने का मतलब हम देख लेते हैं कि जब बच्चे ने 32% अंक प्राप्त किए थे तो उसके नंबर कितने आए थे। नहीं समझ पा रहे हो? यदि 4% की वैल्यू है 8 अंक,
तो आप बताइए कि जब बच्चे ने 32% अंक प्राप्त किए थे तो उसे कितने नंबर आए थे। तो 32% की वैल्यू जानना, तो 8/4 गुणे में कितना 32 कर लेंगे, 4 दूना 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दूना कितना 64। इसका मतलब बच्चे ने 64 अंक प्राप्त किए थे। जब उसने 64 अंक प्राप्त किए थे तो वो 6 अंकों से फेल था, तो इसमें ये वाला 6 जोड़ दो, तो इसका मतलब पासिंग मार्क के लिए कितने अंक आने जरूरी, 70 कर लो। या अगर आप 32% नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। 4% की वैल्यू 8 अंक के बराबर थी, लड़के ने जब पाया था कितना 36% अंक। इसका मतलब 36% अंक अगर पाया था तो हम देख लेते कि 36% का मतलब कितने नंबर है। तो 8/4 गुणे में कितना 36, और 4 से काट देते, 4 दूना कितना 8 और 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 कितना 7। यानी जब लड़के ने 36% अंक प्राप्त किए थे तब उसके 72 नंबर थे, जो पासिंग मार्क से 2 ज़्यादा थे, तो यहाँ से 2 घटा देते। इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक आने जरूरी हैं, 70 अंक आने जरूरी हैं। जैसा आप समझ पाएँ आप वैसे कर लें। पूर्णांक निकाल लें, पूर्णांक के बाद प्राप्तांक निकाल लें, फिर प्राप्तांक का परसेंटेज निकाल दें कि कितने % नंबर आने पे बच्चा पास माना जाएगा। जो तरीका आपको सही लग रहा है आप उस तरीके से करें, ये वाला तरीका सीखना जरूरी है। इस तरह का हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे आप 8 नंबर लिखा हुआ है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी पास होने के लिए आवश्यक आपको कितने प्रतिशत अंक लाने हैं ये बताना है। देखिए जब बच्चा, अगर आप पूर्णांक निकालना चाहें तो पूर्णांक निकाल के लगाएं, या शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहते हैं तो उससे लगाएं। शॉर्टकट तरीका इसका ये है, देखो पहली बार जब बच्चा 25% अंक लाता है तो वो बच्चा क्या होता, 210 अंकों से फेल हो जाता, तो एक बार एक बच्चा फेल हो रहा है। लेकिन यदि वह 55% अंक लाता तो वो 240 अंक ज़्यादा ले आता। तो आपको क्या करना, अंकों को जोड़ना है, परसेंटेज को घटाना है। यानी अगर परसेंटेज आप घटा देंगे तो इसका मतलब है 55 से आप 25 घटाएंगे तो 30% आएगा, तो 30%। और ये जो 30% कितने के बराबर, दोनों अंक को जोड़ दो, 200 200 400 440 450, यानी जो 450 अंक हैं वो कितने % को दर्शाते हैं, 30% को दर्शाते हैं। अब से इससे अगर पहले आपने देखा होगा तो हमने 4% आगे लिखा था, अंक इधर लिखा था, क्योंकि उस टाइम हमको अंक बताने थे कि पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं। अब की बार हमको बताना है पास होने के लिए ज़रूरत में परसेंटेज कितना है। तो चाहे आप ये कह दो कि 450 अंक का मतलब 30% वैल्यू है, और चाहे कह दो 30% की वैल्यू 450 अंक है। तो हमको देखो 450 अंक की वैल्यू 30% के बराबर है। पहला वाला बच्चा जो 25% नंबर लाने के बाद फेल हुआ है, कितने नंबर से, 210 नंबर से, तो इसका मतलब 210 नंबर से फेल हुआ है। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं कितने % से वो फेल हुआ है। तो 210 अंक का मतलब कितना %, यदि 450 अंक का मतलब 30% है तो 210 अंक का मतलब कितना %, 350/450 गुणे में कितना 210। 0 से 0 काट लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 एक नम 3 और 3 × 5 = 15। फिर ये कटेगा 15 से, 15 एक नम 15 और 5 और 15 चौको 60। इसका मतलब है कितने % नंबर से फेल हुआ, 14% नंबर से फेल हुआ। पहला वाला बच्चा 14% से फेल तब हुआ जब इसके 25% नंबर थे, तो 25% तो थे ही, 14% से फेल हुआ। इसका मतलब इसको 14% नंबर और दे देते तो कितना हो जाता, 20 10 30 30 5 35 और 3 कितना 39, यानी 39% से ये बच्चा फेल हुआ है। तो आप ऐसे बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, बच्चा कितने % से फेल हुआ है, 39% से फेल हुआ है। लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल से करते, पूर्णांक निकाल के, तो कैसे करते वो भी देख लो एक बार ना। अगर आप पूर्णांक मान के निकालते तो कैसे निकलता, देखो सबसे पहले तो आप निकालते पूर्णांक की पास होने की, जो परीक्षा में बच्चे बैठे हुए वो का पूर्णांक क्या है। पूर्णांक कैसे निकलेगा, अभी बताया था, पूर्णांक के लिए अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, 210 और 240 जोड़ोगे 450 और दोनों % घटाओगे तो 30 और गुणे में करोगे 100। 3 से ये वाला 3 काट लोगे, यहाँ हो जाएगा 15 से 45। इसका मतलब है पूर्णांक कितना है, 15। तो इसका मतलब जिस एग्जाम में बच्चे बैठ रहे थे वो कितने नंबर का था, 1500 नंबर का था। अगर पहली बार बच्चे ने 1500 में एग्जाम में से इससे 25% नंबर प्राप्त किए थे, तो पहले तो ये देखो कितने नंबर पाया था, तो 25% निकाल दो 1500 का, 00 से 00 काट दोगे तो 15 बचे कितना, 75 की 5 कैरी आ जाएगा 7 और 15 दूना 30 7 37। इसका मतलब है बच्चे ने 375 अंक प्राप्त किए हुए।
जिस बच्चे ने 375 अंक प्राप्त किए हुए हैं उसने 210 अंकों से क्या हुआ है, वो 210 अंकों से फेल हुआ है। इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी है, 210 में जोड़ दो, 5 7 1 8 और 3 2 5। इसका मतलब पास होने के लिए 585 नंबर लाने जरूरी हैं। अब यहाँ से अगर आपको परसेंटेज बताना है तो अब यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि पास होने के लिए कितने % नंबर जरूरी हैं, 585 नंबर जरूरी, कितने में से, 1500 में से। तो 1500 और गुणे में कर लो 100, ये 00 से 00 काट दो, 15 से काट लेंगे तो कितना, 15 से 45 और 45 5 50, 8 5 कितना हो जाएगा 13 और 15 9 ये 135। यानी पास होने के लिए कितने % नंबर लाने जरूरी, 39%। या तो आप ऐसे 39 लाएं, पहले पूर्णांक लाएं, अगर पूर्णांक पूछे तो पूर्णांक 1500, पास होने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी है तो 1500 में से वही बच्चा पास माना जाएगा जो 585 नंबर लाएगा, और कितने % नंबर लाने जरूरी है तो 39% नंबर लाने जरूरी है। समझ गए हैं बात को आप? अगर डिटेल से समझना चाहते हो तो ऐसे कर ले, बाकी अगर आप शॉर्टकट तरीके से सीखना चाहते हो तो जो इससे पहले बताया था उसको 2-3 बार देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कब हम अंक आगे लिखते हैं, परसेंटेज पीछे लिखते हैं, कब परसेंटेज इधर लिखते हैं और अंक पीछे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। टोटल कितने बच्चे सम्मिलित हुए थे ये बताना है आपको, टोटल बच्चों की संख्या। यदि किसी परीक्षा में 78% यानी 100% बच्चे टोटल थे, उनमें से 78% बच्चे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 22%। ये कुल बच्चों की संख्या है, उसमें से 78% उत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 22% है। और आपको अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या पता है कितनी, 110। तो ये जो 22% की वैल्यू है आपके सामने, 22% की वैल्यू बताई गई है कितनी, 110। भाई 100% टोटल बच्चे थे, उसमें से 78% बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं, तो इसका मतलब 22% अनुत्तीर्ण हुए हैं, और अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 210 है, तो 22% की वैल्यू 210 के बराबर। और आपको बताना क्या है, बताना है आपको कुल बच्चों की संख्या। कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब आपको 100% की वैल्यू बतानी। यदि आपसे पूछा जाता उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बताओ तो 78% की वैल्यू निकालते। कुल बच्चों की संख्या बतानी, इसका मतलब 100% की वैल्यू बतानी, तो आप लिखेंगे 110 बटे में 22 गुणे में कितना, 100, और 11 से काटेंगे तो 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कुल बच्चों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 50% आएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तीर्ण बच्चों के परसेंटेज कितना है, सॉरी संख्या कितनी है, तो आप 78% की वैल्यू निकालते। सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर देखेंगे आप लोग। लिखा हुआ, किसी भिन्न के अंत में 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप पहले एक मूल भिन्न कुछ भी मान लें। यदि हमने मूल भिन्न मान लिया है x/y, है ना, आप कुछ भी मान ले, बस हमने a/b मान लो, हमने x/y मान लिया है। मूल भिन्न यदि हमने x/y मान लिया, कह रहा है कि अंत में 20% की वृद्धि करनी है, तो आप मूल भिन्न पहले लिख दें। इसमें 20% की वृद्धि करना है, इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 120। 20% की वृद्धि किया है तो 120 लिखेंगे, 30% की वृद्धि होता है तो 130 लिखते, 50% की वृद्धि होती तो 150 लिखते, 20% की कमी होती तो 80 लिखते, 30% की कमी होती तो 70 लिखते। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वृद्धि होगी तो हमें जोड़ के लिखेंगे, कमी होगी तो हमें घटा के लिखेंगे। अंत में हुआ 20% की वृद्धि तो 120 लिख देंगे और 120% हो जाएगा, और हर में 20% की कमी हुई तो 80% लिख देंगे। कह रहे हैं उसके बाद जो परिणामी भिन्न प्राप्त होता है वो 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न बताइए, यानी x/y की वैल्यू निकाल देना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा 4 का नाम 4, और 4 से कितना 12। अब इसको गुणा कर देंगे तो 5 से 15x हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 8y। तो x/y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8/15। और हमने मूल भिन्न x/y ही माना था, इसका मतलब है कि मूल भिन्न हमारे सामने क्या प्राप्त हो जाएगा, 8/15 प्राप्त हो जाएगा, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर लिखा हुआ है। लिखा हुआ, यदि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए
और खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी। प्रतिशत कमी बताना है। मूल्य उसका बढ़ा है 16 सही 2/3% और उसकी जो खपत हुई है वो 20% कम हुई है। इसको आप अगर फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितना बनती है, ये सबको पता होना चाहिए, 1/6। यदि जिसको ये नहीं पता है कि 1/6 है तो आपको बता देते हैं हम। 16 सही 2/3% की वैल्यू को सॉल्व करोगे, 16 दूना 32, 16 से 48, 48 दो 50, 50/3 होगा। परसेंटेज का निशान हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 चिकन्नम 5 छक्का 30 हो जाएगा। यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी बनेगी, 1/6 बनेगी। तो वही हमने 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 लिख दिया है। इस 1/6 का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है यदि चीनी पहले 6 रुपये किलो हुआ करती थी तो 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 7 रुपये में हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका प्राइस है वो पहले 6 रुपये पर किलोग्राम हुआ करता था, बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपये पर किलोग्राम हो गया। फिर कह रहे हैं कि खपत में 20% की कमी हो गई। खपत में 20% की कमी हो जाएगा तो मतलब 20% की वैल्यू होता है 1/5। इसका ये मतलब पहले यदि हमारे यहाँ 5 किलो चीनी लगती थी तो अब 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसमें जोड़ लिया था। तो इसका मतलब यदि पहले यहाँ हमारे क्वांटिटी आती थी 5 किलो चीनी की, अब कितनी आएगी, 4 आएगी। ये कैसे किया इसको एक बार दोबारा समझेंगे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपए खर्च हो रहा है ना। मान लो आपके सामने 10 रुपये किलो चीनी 2 किलो खरीदते तो 10 दूना 20 हो जाता तो पता चल जाता ना कितना रुपए खर्च हुआ है। देखो इसके मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाने का मतलब है जब आपने 16 सही 2/3% की वैल्यू को सॉल्व किया तो 1/6 आया। इसका मतलब है यदि पहले चीनी 6 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो अब 1 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 का 16 सही 2/3% एक ही आएगा। ये हमने पहली क्लास में बताया हुआ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नहीं देखा तो उसे जरूर देखेंगे। तो पहले 6 रुपये किलोग्राम चीनी हुआ करती थी, 1 बढ़ गई तो अब 6 से रेट बढ़ के 7 हो गए। क्वांटिटी में क्या हुआ है, कमी हुई खपत में, यानी पहले 5 किलो चीनी आती थी तो अब 4 किलो आएगी, तो हमने 5 से कम कर लिया 4। इसका मतलब पहले 5 छक्का कितना, पहले 30 रुपये खर्च हुआ करता था, अब कितना कम हो रहा है, 7 चौक 28। यानी पहले हम चीनी पे खर्च करते थे 30 रुपये, अब हम चीनी पे खर्च करते हैं 28 रुपये। इसका मतलब हमारे खर्च में क्या हुआ है, कमी हुई है। तो कमी परसेंटेज में बताना तो कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। और कितने परसेंट कम हुआ है, तो 2 कम हुआ है। और किससे कम हुआ है, 30 से कम हुआ है। तो गुणे में काहे से कर लें, 100 से गुणा कर लें, तो कमी का परसेंटेज आ जाएगा कि हमने क्या किया है, खर्च में कितने परसेंट की कमी आई है, निकल आएगा। 2 कम हो गए, पहले 30 रुपये खर्च होता था, अब 28, तो 2 कम हुआ, किससे कम हुआ, 30 से कम हुआ। 0 से 0 काट देंगे, हो जाएगा 20/3, यानी 3 छंग 18, 2/3 यानी 6 सही 2/3% की कमी हो गई है हमारे खर्च में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है, 6 सही 2/3%। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने उसी तरह का है। लिखा हुआ सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य भी 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसकी आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। टिकट की बिक्री में वृद्धि हो गई है 57 सही 1/7% की। एनिमल फिल्म लगी ही इन दिनों, इसी वजह से बढ़ गई है, तो उसका रेट भी बढ़ गया है। रेट कितना बढ़ा है, 16 सही 2/3% रेट बढ़ गया। तो आपको बताना है कि सिनेमा हॉल में जो आमदनी है वो कितने परसेंट बढ़ गई, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप फिर सॉल्व करें, 57 सही 1/7% की वैल्यू और दोबारा 16 सही 2/3% की वैल्यू। 16 सही 2/3% की वैल्यू अभी बताई थी, कितनी आई थी, 1/6, क्योंकि 16 दूना 48, 49, 50 और 50/3। अभी 16 सही 2/3% की वैल्यू को सॉल्व किया तो 1/6 है, तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना, 57 सत्ते कितना होगा, 399, 7 7 49 की 9 कैरी कितना आ जाएगा, 4 और 7 5 35 और 5 4 9 300, हाँ 399। एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 400 बटे कितना, 7, और 100 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 4/7। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू हो जाएगी 4/7। हमने दोनों परसेंटेज की वैल्यू सॉल्व कर दिया है। ये देखो पहले वाला है टिकट की बिक्री में जो वृद्धि हुई है, इसका मतलब है टिकट और प्राइस। आप देखो पहले लिख लो टिकट और फिर प्राइस से गुणा कर दो तो तुम्हारे पास पता चल जाए कितना रुपए आ रहा है। जैसे मान लो एक टिकट 20 रुपए का और 2 टिकट बेचना है तो 20 दूना 40 रुपये आ जाएगा।
कह रहे हैं टिकट के बिक्री में वृद्धि हुई, यानी जब पहले 7 टिकट बिका करते थे, वृद्धि हो जाने का मतलब 7 4 11, अब कितने टिकट बिकने लगे हैं? 11 टिकट बिकने लगे। पहले 7 टिकट बिका करते थे, अब 7 में ये वाला 4 जोड़ देंगे, अब बिक रहे हैं कितने? 11 टिकट। मूल्य पहले 6 रुपये के एक टिकट बिकता था, अब क्या हो गया है? 1 रुपये बढ़ गया, यानी अब 7 रुपये की टिकट बिक रहा है। तो पहले टिकट का मूल्य 6 हुआ करता था, अब टिकट का मूल्य हो गया 7। तो पहले कितना रुपये इकट्ठा हुआ करता था? 7 छंग 42 रुपये इकट्ठा हुआ करता था। अब कितना हो गया? 11 सतह 77। अब 77 रुपये इकट्ठा होने लगा। भाई प्रॉफिट तो हो गया ना, जब पहले 42 रुपये इकट्ठा होता था, अब होने लगा 77 रुपये, तो आमदनी बढ़ गई। और यही बताना है कितने % बढ़ गए। 42 से 77 हुआ तो कितना बढ़ा? 7 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा? 5 2 7 और 4 3 7। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 35। 40 50 60 70 और 70 5 75 2 77। तो इसका मतलब है 35 रुपये बढ़ गया। आपको वृद्धि प्रतिशत बताना है कि हमारी आमदनी कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो प्रतिशत वृद्धि बताने के लिए कितना रुपये बढ़ा? 35 रुपये बढ़ा। और किससे बढ़ा है? 42 से बढ़ा। और गुणे में क्या कर लेते हैं? 100। 42 से 77 हुआ है तो हमें आमदनी में वृद्धि हुई है। वृद्धि परसेंटेज में बताना, तो जितने रुपए की वृद्धि हुई उतना ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कितना बढ़ा है और किससे बढ़ा है ना। इसको कितने से काटे? 7 5 35, 7 छंग 42 और कितने से घटेगा? 2 से काट लें क्या? 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10 और 5 5 कितना? 25। 250 बटे हो जाएगा 3। 3 से इसको भाग करोगे 3 और 8 कितना? 24 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 1/3। इसका मतलब है कि हमारी आमदनी में जो वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है? 83 सही 1/3% की आमदनी में क्या होगी? वृद्धि होगी। सही है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।